कि जेमस्टोन क्या होते हैं। ये हमारी लाइफ में हमें ऊर्जा देते हैं, आगे बढ़ने में सहायक होती हैं। और मैंने देखा है अक्सर लोग 4-5 अंगूठियाँ पहन लेते हैं। त्रिकोण के रत्न ज़्यादा फायदा देते हैं। जैसे कुछ रत्नों के नाम होते हैं जो फेमस लोग पहन लेते हैं। एक नीलम होता है हमारा। नीलम हर कोई नहीं पहन सकता, हुआ है शनि महाराज के लिए। कुछ लोग कहते हैं चौराहा लांग के नहीं जाना चाहिए। चौराहा बेसिकली क्या होता है, देवी देवताओं को कोई भी भोग देना होता है ना, तो वो सन चौराहे को माना जाता है। शनिवार को या शुक्रवार को थोड़ा ड्रिंक करने से शुक्र अच्छा होता है। ऐसे उपाय सबके लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है ना। हाँ, डोनेट करना अच्छा होता है। और जैसे कि पता कैसे लगा किसी पे तंत्र मंत्र हुआ है या वशीकरण हुआ तंत्र मंत्र से कोई भी चीज़ खराब करी जा सकती है। है। हमें पता कैसे लगता है शनि कि किसी का शुक्र कमजोर है या मजबूत है। अनमैरिड का जो जल्दी जल्दी कपड़े नहीं बदलते, रोज़ कपड़े नहीं बदलते, ढीले से बैठे रहते हैं, उनको सजने संवरने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसे लोगों का शुक्र डाउन होता है। कोई ऐसा उपाय है शनि जी जिससे लोगों का भाग्य चमक जाए? रात को आपने जूठे बर्तन नहीं छोड़ने अपने किचन में। तो वो टोने टोटके अगर हो जाते हैं तो वो कैसे हटाए? इसी तरीके से फोटो के ऊपर जो टूना टोटका करा जाता है वो पर्टिकुलर उस फेस के ऊपर छोड़ा जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम निखिल है। वैसे तो मैं बहुत सारे अलग अलग व्यक्तित्व से मिलता रहता हूँ, पर आज मेरे साथ एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर है जिनका नाम है अश्विनी कपूर। ये अकल्ट की लाइन में 30 साल से है। तो जानते हैं इनका सफ़र कैसा रहा और कुछ बातें सीखेंगे। कुछ अंधविश्वास है जो इंडस्ट्री में, वो देखते हैं क्या सच है क्या नहीं। बाकी इनसे ही जानते हैं। नमस्कार भाई और बहनों, आप सबको सादर प्रणाम। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपको कुछ विशेष जानकारियाँ देने के लिए। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी और आप अपनी डे टू डे लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे भी अपने जीवन में इसका लाभ उठाएंगे। सो मेरा पहला क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी से रिगार्डिंग कि जेमस्टोन क्या होते हैं और क्या पहनना ज़रूरी है? उनके बिना भी ज़िंदगी जी जा सकती है शनि जी? निखिल जी, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए जो राशि रत्न है, जेमस्टोन जो आप कह रहे हैं, जिस तरीके से आप हॉर्लिक्स लेते हैं, बोर्नविटा लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, इसी तरह जो राशि रत्न है ये हमारी लाइफ में हमें ऊर्जा देते हैं, आगे बढ़ने में सहायक होते हैं और कहीं ना कहीं हमारा बचाव करते हैं। जैसे सुनने में आता है कि मेरी अंगूठी टूट गई, मेरा राशि रत्न टूट गया या मेरा राशि रत्न निकल कर कहीं गिर गया, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई परेशानी आने वाली थी जो उसने अपने ऊपर ले ली और आपको सुरक्षित बचा लिया। हाँ, बस क्या है कि राशि रत्न जो हैं ये कुंडली देखकर ही पहनने चाहिए। कई लोग नाम राशि के हिसाब से भी पहन लेते हैं, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं होता, कभी सूट करेगा कभी नहीं करेगा। अब क्या होता है, हमारी कुंडली में 12 घर, ठीक है, हर घर का अपना एक इफेक्ट होता है। लगन का अलग इफेक्ट है, सेकंड हाउस का अलग है, थर्ड का अलग है, ऐसे सभी घरों का 12 घरों का अलग अलग इफेक्ट होता है। अब इनमें जो एक मिक्स एलिमेंट वाले घर होते हैं वो होते हैं 6, 8 और 12। अगर 6, 8 और 12 पे घर का बिना एनालाइज करे आपने राशि रत्न पहना तो वो आपको फायदा कम देगा, नुकसान ज्यादा देगा। इसलिए मेरी राय ये है कि जब भी आप राशि रत्न पहने तो अच्छे से अपनी कुंडली चेक करवाएं और उसके बाद ही राशि रत्न विधि अनुसार धारण करें। और मैंने देखा है अक्सर लोग 4-5 अंगूठियाँ पहन लेते हैं। तो क्या उनका असर होता है? मतलब जीवन में इतनी भी आवश्यकता होती है? हाँ, देखिए कुंडली में क्या है कि त्रिकोण के रत्न ज्यादा फायदा देते हैं। कुंडली का पहला घर, पांचवां घर और नौवां घर। अगर कुंडली के आप ये 3 घरों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और अपने जीवन को संतुलित रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, तो लाइफ में आप आगे ही बढ़ोगे। बाकी प्लस माइनस तो सबके साथ लगा हुआ है। बुखार मुझे भी आता है, खांसी मुझे भी होती है, ऐसे किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने राशि रत्न पहन लिए तो आप रॉकेट की तरह ऊपर ही ऊपर जाते जाएंगे, कभी कोई ब्रेक नहीं लगेगा। बैलेंस करके लाइफ को रखिए, अपने फायदे की चीज़ें अपने पास रखिए, नेगेटिव लोगों को दूर रखिए, ज़्यादा लोगों के दुखड़े मत सुनिए। अगर आपके अगल बगल कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको दुखड़े सुनाता है अपने, तो उनसे ज़रा दूरी बनाइए या उनको समझाइए कि हमेशा दुखड़े रोने से कुछ नहीं होने वाला, अपनी लाइफ को चेंज करो। क्योंकि आप दुखड़े सुनोगे तो भी आपके ऊपर नेगेटिविटी आएगी। तो इस तरीके से त्रिकोण के रत्न पहनो,
लाइफ बैलेंस रखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, आप लाइफ में आगे ही बढ़ोगे। जैसे कुछ रत्नों के नाम होते हैं जो फेमस फेमस लोग पहन लेते हैं, एक नीलम होता है हमारा, एक माणिक्य होता है, जी। और एक होता है जो मतलब चर्चा में रहता है, गोमेद। हम्म। अब इन तीनों में से सबसे सेफ कौन सा है जो हम पहन सकते हैं, या कुछ भी मतलब नहीं पहन सकते इनमें से? मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप स्कूटर पर भी अपने घर पहुँच जाओगे, कार में भी पहुँच जाओगे, और किसी भी कार में बैठो अगर वो चल रही है तो आप अपने घर पहुँच जाओगे, ठीक है ना। इस तरीके से हर रत्न का अपना अपना महत्व है। हर कोई गोमेद नहीं पहन सकता। गोमेद है राहु के लिए, ठीक है ना। नीलम हर कोई नहीं पहन सकता, हुआ है शनि महाराज के लिए। इस तरीके से कुंडली के हिसाब से जौन सा ग्रह आपको चाहिए, आप उसी की पावर बढ़ाने के लिए, अपने आप को और फायदे देने के लिए उस रत्न को धारण करोगे। कोई भी रत्न कॉमन नहीं होता। अब कई लोग मोती भी पहन लेते हैं कि मानसिक शांति देगा, लेकिन मोती सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, है तो रत्न ही ना। अगर आपका चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें घर में बैठा है तो आपको मोती बहुत सोच समझ कर बैठ पहनना पड़ेगा, नहीं तो वो नुकसान भी दे सकते हैं। और मैंने देखा है पर्सनली, लोग एक मोती पहनेंगे 5.25 रत्ती का और चलाएंगे उसको 10 साल। मोती एक ऐसा रत्न है जो ना कैल्शियम है एक तरीके का, ठीक है। ये अपने आप घिसता है, आप उसे पहनेंगे, हाथ धोएंगे, कुछ भी करेंगे, ये स्टोन नहीं है, पत्थर नहीं है, तो ये घिसता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक है। तो जब वो घिसता है, आपकी अंगूठी में गोल गोल घूमने लग जाता है जब, तो समझ लो उसको बदलना है। नॉर्मली मोती को 1 साल में बदल देना चाहिए। तो इस तरीके से हर रत्न का अलग महत्व है, और हर रत्न हर कोई नहीं पहन सकता। एक सवाल बड़ा चर्चा में आता है, बहुत में हम सब ने सुना है, शनिवार को या शुक्रवार को थोड़ा ड्रिंक करने से शुक्र अच्छा होता है। क्या सच्चाई है इस बात में? वो जो ड्रिंक है ना, वो थोड़े के बाद अपने आप थोड़ी और बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे उपाय सबके लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है ना। हाँ, डोनेट करना अच्छा होता है। अब देखिए, जो मदिरा है, जो विस्की बोलो, आप रम बोलो, दारू बोलो, ठीक है ना, इनका काम कुछ और है। लोग लेंगे, थोड़ी ले ली, उसके बाद थोड़ा और लेने का दिल करेगा, फिर थोड़ा और लेने का दिल करेगा, फिर धीरे धीरे आदत बढ़ती जाएगी, फिर घर में कलेश, फिर घर वाले भी परेशान, बच्चे भी परेशान, ठीक है। मैं अपने उन भाइयों के लिए ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ जो रोज लेते हैं, ठीक है ना। मेरे किसी से कोई मतभेद नहीं है, ना मैं आपको कुछ पर्सनली एडवाइस देना चाह रहा हूँ इस बारे में, लेकिन ये आदतें जो हैं ये बढ़ती हैं, ठीक है ना। और बहुत ही अलग अलग योगों में इसको डोनेट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं सीधे सीधे कुछ बता दूंगा यहाँ पर, तो सभी फॉलो करने लग जाएंगे, और पीने भी लग जाएंगे, और बांटने भी लग जाएंगे, जो समाज में अच्छा नहीं है। अगर आप रोज एक आदमी को पीने को भी दे रहे हो, उसको तो आदत पड़ी जाएगी ना, फिर उसके घर वाले परेशान। तो हमें इसलिए इसके लिए बहुत विश्लेषण करने पड़ते हैं। लेकिन इसको पीने से शुक्र स्ट्रांग होगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप शुक्र को स्ट्रांग करना चाहते हो, अगर आप मैरिड हो, तो आपकी जो धर्मपत्नी है उनका मान सम्मान करो, उनका आदर करो, उनके साथ प्यार से बात करो, और जहाँ तक हो सके उनके साथ बहुत अच्छा अपना तालमेल बिठा कर रखो। जो बीवी है वो एक सबसे बड़ी दोस्त होती है, तो अपनी धर्म पत्नी के केयर करिए अच्छी सी, उनका ध्यान रखिए, तो आपका शुक्र वैसे ही स्ट्रांग होता जाएगा। और अगर मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊं आपको शुक्र के बारे में, जब भी आप अपने घर जाते हो, अगर आपने दही खरीद कर लेकर जा रहे हो, लोग अमूमन जाते हैं घर में दूध लेते हुए गए, सब्जी लेते हुए, कुछ लेते हुए जाते हैं, ग्रोसरी वगैरह आइटम्स। दही जो है अगर आप खरीद के घर लेकर जा रहे हो, तो अगर आप मैरिड हैं तो सीधे अपनी धर्मपत्नी के हाथ में पकड़ाइए। कभी कभी उनको कोई सफ़ेद फूल लाकर गिफ्ट करिए, कोई कॉस्मेटिक का आइटम उनको फ्राइडे को दिया कीजिए। हर फ्राइडे देने की बात नहीं कर रहा हूँ, दुकान में भीड़ लग जाएगी लोगों की, ठीक है ना। दुकानदार के लिए तो अच्छा है, फिर वो भीड़ आपके घर में लग जाएगी। तो वाइफ को कोई भी कॉस्मेटिक आइटम दीजिए, कभी नेल पॉलिश ला दी, कभी टैल्कम पाउडर ला दिया, लेकिन उनके हाथ में पकड़ाना है। इससे भी शुक्र स्ट्रांग हो जाता है।
और कुंडली चेक करके तो हम डायमंड या ओपेल पहनते ही हैं। ये शुक्र को बढ़ाने में सहायक होता है। हमें पता कैसे लगता है अश्वनी जी किसी का शुक्र कमजोर है या मजबूत है, अनमैरिड का? अनमैरिड, देखिए ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है। जो मेरे भाई बहन जो थोड़ा चुप चुप रहते हैं, चिड़चिड़े ज़्यादा रहते हैं, किसी बात को 2 या 3 बार सुन नहीं पाते, और कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग जिनका जल्दी जल्दी नहाने का दिल नहीं करता, जो जल्दी जल्दी कपड़े नहीं बदलते, रोज़ कपड़े नहीं बदलते, ढीले से बैठे रहते हैं, उनको सजने संवरने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसे लोगों का शुक्र डाउन होता है। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि रोज़मर्रा में साफ सुथरे रहें, डेली कपड़े चेंज करें, बन ठन के थोड़ा सा रहें अपनी तरफ से, ठीक है ना? तो शुक्र ठीक होने लग जाता है, और शुक्र फिर आपको लग्जरीज देगा, खुशियाँ देगा आपके घर में। और बाकी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, आइए, पे जो हम चल रहे थे। आज हम सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैसे सारे टॉपिक ये इनके ही है, ये इनसे इनके जैसा ज्ञान किसी पे है नहीं वैसे, मैंने जो देखा है। तो कुंडली के 12 घर होते हैं टोटल, है ना? जी। 12 घर में से सबसे मेन घर कौन सा होता है हमारा? लग्न। लग्न। जैसे हमारे बॉडी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा माइंड होता है, ऐसे ही कुंडली में जो पहला घर होता है उसे हम लग्न कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लग्न होता है। अगर आपका लग्न बैलेंस है, स्ट्रांग है, तो लाइफ में आप आगे ही बढ़ोगे। तंग करने वाले तो लोग देखो आती हैं लाइफ में। कृष्ण भगवान जी का सारा बचपन दुश्मनों में बीता, ठीक है? दुश्मन तो श्री रामचंद्र जी के भी थे, तो जब वो नहीं बचे तो हम क्या चीज़ है उनके आगे। लेकिन क्या होता है, लगन स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं हमारा बचाव भी होता है, और हमारे सभी जो अपोजिट लोग होते हैं वो हमारे साथ अपने आप बैलेंस भी बनाते हैं, और हम आगे बढ़ पाते हैं लाइफ में अच्छे से, जो बहुत ज़रूरी है। और अगर स्ट्रांग नहीं है अगर लगन, तो लगन स्ट्रांग कर लो, किसी अच्छे पंडित जी से मिलो, एस्ट्रोलॉजर से मिलो, डिस्कस करो और अपनी लाइफ को और अच्छा करो। और आजकल मार्केट में ज़्यादा फैशन चल रहा है, सब अपने कान छिदवा रहे हैं लड़के। तो ये छिदवाना सही है, या कौन सा कान छिदवाना चाहिए वैसे हमें? देखिए, कान छिदवाने का कंसेप्ट ना कोई नया नहीं है, ये सदियों पहले से चला आ रहा है, ठीक है ना? कान छेदन इसलिए करा जाता है कि उससे भी ना नज़र कम लगती है, टूने टोटकों का असर कम होता है। तो इसलिए पुरानी परंपरा है कि जो पहला बच्चा होता था उसका तो कान छेदन जरूर कराया ही जाता था। और देखो, अब फैशन में तो कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना? तो फैशन के नाम पे तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन उसके अंदर कहीं ना हमारी पुरानी चीज़ें अगर जुड़ी हुई हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है। और कुंडली में जैसे जैसे मैंने सुना है दोष होते हैं, नज़र दोष हो गया, एक पिशाच योग हो गया, बहुत डरावना होता है। तो इनका मतलब क्या है, क्या महत्व है? कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है इनका? देखो, अगर राजयोग है तो जरूरी नहीं है कि आदमी राजा ही बन के रहेगा। बस ये होता है कि उसके जीवन में सुख सुविधाएं बनी रहती हैं और उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है, ठीक है ना? ऐसी जो अलग अलग योग हैं, इनकी व्याख्या हमारे शास्त्रों में दी गई है, ठीक है ना? अगर मैं सबकी व्याख्या करूंगा तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन योग होते हैं और योगों के हिसाब से रेमेडीज भी होती हैं जिनसे हम नेगेटिव योगों को पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पिशाच योग भी होता है, राजयोग भी होता है, केमद्रुम योग भी होता है, कई तरीके के योग होते हैं। लेकिन इन सब पर ध्यान देने के बजाय हमें लाइफ में पॉजिटिवनेस लाकर आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। योग तो सबके कोई ना कोई है, लेकिन बेनिफिट मिलते हैं हमको। कोई ऐसा उपाय है अश्वनी जी जिससे लोगों का भाग्य चमक जाए, हफ्ते में, महीने में, या फिर साल में? क्योंकि मैंने लोगों को देखा है मेहनत करते फल नहीं मिलता। देखिए, अब पॉडकास्ट का जो चलन शुरू हो गया है, मेरे बहुत सारे साथी बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज ऑलरेडी बता चुकी हैं, ठीक है ना? हर चीज़ के लिए रेमेडी कोई ना कोई बताया गया है। कहीं बताया जाता है कि माँ बाप के पैर छुओ, कहीं कहा जाता है सबकी इज्जत करो। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, बेसिक होनी चाहिए। हम किसी का सम्मान करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा, ठीक है जी? लेकिन अगर आगे बढ़ना ही है तो मैं जो अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, तो जो कॉमन चीज़ें हैं, वैसे तो क्या है, कुंडली विश्लेषण के बिना कोई रेमेडी नहीं करना चाहिए, ठीक है? लेकिन जो कॉमन चीज़ें चल रही हैं वो ये होती हैं कि अगर आपने आगे बढ़ना है, सबसे पहले आपके घर में रेगुलर सफाई ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है ना? रात को आपने जूठे बर्तन नहीं छोड़ने अपने किचन में, ठीक है?
इंसान को बहुत ज़्यादा ना फूडी नहीं होना चाहिए। जो चटोरे लोग होते हैं, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, वो नहीं होना चाहिए। इन सब के बहुत ही गहरे कारण हैं, वो तो नहीं बता पाऊंगा मैं अभी जल्दी, लेकिन ये बताऊंगा कि किन से इंसान आगे बढ़ेगा। ठीक है, जीभ का चटोरापन नहीं होना चाहिए, साफ सफाई घर में रखनी चाहिए, खुद भी साफ रहना चाहिए, शुक्र बैलेंस रहता है हमारा। और सबसे मेन बात है, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अगर आप कोई देख रहे हो कि कोई इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता है, आप कब उठते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, काम क्या करते हो, अगर ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं और आप देख रहे हो कि उसकी नज़र आपके ऊपर ज़्यादा है, तो उन भाई साहब से या उन बहन जी से अपना गैप बनाओ, क्योंकि वहीं से इंसान को नज़रें लगनी शुरू होती हैं। और अगर आपकी हर चीज़ के ऊपर बाहर वाले लोगों की नज़र है, तो रुकावटें जरूर आएंगी। अश्विनी जी, जैसे नज़र लग जाती है लोगों को, किसी किसी को पता नहीं होता कि हमें नज़र लगी है, तो कैसे पता लगा कि हमें नज़र लगी है? अगर फिर अगर बच्चों की बात करें, अगर बच्चा आपका चिड़चिड़ा है, या अचानक आप कहीं बाहर से शादी ब्याह से कहीं से आए हो, पार्टी से आए हो, या बच्चा बाहर से खेलकर पार्क से आ रहा है और वो चिड़चिड़ा है, ढंग से खाना भी नहीं खा रहा, ठीक है, बैठ उठ नहीं रहा है, हर बात पे चिड़चिड़ा हो रहा है, या उल्टे सीधे जवाब दे रहा है आपको, ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो आजकल तो क्या है कि माँ बाप बहुत केयरिंग हो चुके हैं। पहले जब काफ़ी पहले का टाइम था, तो बच्चे को एक आध लगा दिया जाता था कि क्यों कर रहा है ऐसे, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। उससे ये नहीं पता लगता बच्चे को प्रॉब्लम क्यों है, लगी होती है नज़र। ठीक है, अगर बच्चा चिड़चिड़ा है, कंफर्टेबल नहीं है, नज़र लगी हुई है। और अगर बड़े लोग वो भी अगर चिड़चिड़े हो रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं है, कहीं से बाहर से होकर आए हैं, किसी खुशी के माहौल से होकर आए हैं, समारोह से होकर आए हैं, और उनका किसी बात में दिल नहीं लग रहा है, बेचैनी सी महसूस कर रहे हैं, तो भी समझ लो कि उनको नज़र लगी हुई है। और कॉमन कारण तो ये होते हैं कि चलते चलते पैर मुड़ जाता है, ठीक है ना, आप शादी से होकर आए हो लेकिन घर आकर देखा कपड़ा फटा हुआ है, ठीक है, कई चीज़ें हो जाती हैं इस तरीके से, लेकिन कॉमन यही है, पैर मुड़ गया, चिड़चिड़े हो रहे हो, कपड़ा फटा हुआ दिख रहा है आपको, तो समझो नज़रें लगी हुई हैं आपको। फिर अपनी नज़र उतार लो। जैसे घर में अलग अलग नियम होते हैं, कोई नमक से उतारता है, कोई वो रुई की बाती सरसों के तेल में डुबोकर नज़र उतारते हैं, सबके अलग अलग नियम है, तो ऐसे नज़र उतार लेनी चाहिए। और जैसे कि लोग कहते हैं कि अपने बाल छुड़ा रहे हो, लड़के को स्पेशली कहा जाता है जब बाल छुड़ाते तो एक साथ फेंकना नहीं चाहिए, कहीं कोने पे रखना चाहिए या देख के फेंकना चाहिए, तो उससे क्या होता है? देखो, मेरे प्रोफेशन में क्या है कि मैं ना अंधविश्वास को घटाता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को ज़्यादा लाता हूँ। ठीक है, तो अब आप बालों की बात कर रहे हो, अ, कंघी करी, ठीक है, बाल थोड़े छूट रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे ही छोड़ रहे हो, घर में फैल रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है, पैरों में आएंगे, खाने में भी आएंगे, ठीक है ना। और अगर और ज़्यादा कुछ छूट रही हैं, नीचे का ग्राउंड फ्लोर का आपका घर है, दरवाज़ा खुला हुआ है, आपके बाल बाहर भी चले जाएंगे, ठीक है, गली मोहल्ले में इधर उधर गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं। कुछ लोग हैं, मैंने उनको देखा, वो अपनी बालकनी में बैठकर कंघी कर रही होती हैं बाहर की तरफ, बाल नीचे गिरेंगे, नीचे से कहीं इधर उधर गिर जाएंगे, लोगों के पैरों में आएंगे, वो अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। वहां से कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। अब बाल नीचे गिरे, अगर जैसे कुछ मेरी बहनें क्या करती हैं, जैसे बालकनी में खड़ी हैं, कंघी कर ली, कोई बाल तो नीचे गिरेंगे ना, पैरों में भी आएंगे, नीचे जो कुत्ते वगैरह हैं वो पॉटी वॉटी भी करती हैं, वहां से नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसलिए बाल उतारो, कागज में लपेटो, अपने डस्टबिन में डालो, वो किसी के हाथ में नहीं लगेगा, सीधा डस्टबिन में ही जाएगा, ठीक है। और ये तो रोजमर्रा की चीजें, ये तो हमारे नाना नानी दादा दादी सब बताते ही थे, तो उसे फॉलो करना चाहिए। आजकल लोग करते नहीं है, गलत बात है। जो हमारे बड़े बूढ़ों ने नियम बनाए हैं उनको सोच के करो, देखो कुछ ना कुछ उनमें बेनिफिट होता है। आजकल जैसे हमने देखा है, रोजमर्रा की जिंदगी में हर घर में कलेश है, तो कलेश के कारण क्या है और होते क्या, मतलब होना जरूरी है या ऐसा भी घर है जिसमें कलेश नहीं होते? ऐसा कोई घर नहीं है, ठीक है, कलेश के रूप अलग अलग होते हैं, कहीं कलेश होते हैं, कहीं मार पिटाई होती है, कहीं मतभेद होते हैं, कई छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और कई घर ऐसे भी मैंने देखे हैं जहाँ पर प्यार भरे आर्ग्यूमेंट होते हैं। लाइक मैं अपने एक मित्र के घर भी रिसेंटली गया था,
उन्होंने अपना घर थोड़ा चेंज कुछ रेनोवेट किया था, तो उनका वास्तु चेक करना था। तो वहाँ गए, तो वो मेरे मित्र की जो वाइफ हैं, मैं नाम तो लूँगा नहीं लेकिन मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं वो, ठीक है। उनकी वाइफ जब भी उनको कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव बोल रही थी ना, तो उनको बड़े प्यार से जवाब देते थे एक गाना गाकर, कोयल सी तेरी बोली। वो वहीं पर हंसना शुरू हो जाती थी। तो एक प्यार भरा ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना। उधर से टॉन्ट आई, इधर से कुछ कहना है, लेकिन अगर वो बोलेंगे तो बात बढ़ेगी। उन्होंने प्यार भरा एक डायलॉग बोल दिया, गाना गा दिया, बात खत्म हो गई। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि थोड़ा प्यार मोहब्बत से बातें करो घर में, ठीक है ना। थोड़ी सी शरारत भी होनी चाहिए, थोड़ा प्यार मोहब्बत होना चाहिए, बीच में हल्का सा अपना कटाक्ष सटायर भी डाल दो, बातें हो जाती हैं आराम से। घर को लाइव रखना चाहिए और लाइट रखना चाहिए, ताकि सबका हंसमुख माहौल बना रहे। ऐसे घरों में अगर बाहर से कोई लोग आते हैं, रिश्तेदार यार दोस्त आते हैं ना, तो उनका वहीं बैठने का दिल करता है, जाने का दिल ही नहीं करता। तो प्यार से बातें करो, सब कुछ ठीक है, कलेश होते ही नहीं है। हाँ, अगर फिर भी कलेश हो रही हैं तो फिर भैया अपने घर का वास्तु चेक कराओ, ठीक है ना कहीं आपके वास्तु का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। जो एक आपका हैप्पीनेस का, जॉय का, खुश रहने का जो कॉर्नर है, वहाँ कोई गड़बड़ होगी, इसलिए क्लेश ज़्यादा हो रहे होंगे। और इस कॉर्नर को अगर हम बैलेंस कर दें, तो अगर घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ आदतें ठीक नहीं हैं, लाइक ड्रिंक ज़्यादा करते हैं या कुछ लोग जुआ खेलते हैं, तो उनकी वो आदतें भी ना टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जल्दी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और मैं तो कहूँगा कि ध्यान देना चाहिए। जीवन में वास्तु का क्या महत्व है अश्विनी जी? वास्तु के बारे में हमें बताइए दर्शकों को, क्योंकि ये सब आजकल लोगों को पता ही नहीं है वास्तु क्या होता है, कौन सी दिशा किसकी होती है, ज़रा उसका गौर दीजिए। देखिए, वास्तु का कंसेप्ट ये है कि मैं हर चीज़ को ना कमर्शियलाइज नहीं करता हूँ, ठीक है ना। नॉलेज देता हूँ, मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मैं लोगों को अवेयरनेस से भी अवगत कराता हूँ। हमारा जो वास्तु है वो 80% तो हमारे बड़े बूढ़े ही ठीक कर देते थे, क्योंकि उन्होंने सुबह जल्दी उठना है। वो घर ऐसे देखते थे, हाँ भाई यहाँ धूप आती है नहीं आती, हवादार नहीं है, रोशनी प्रॉपर नहीं आ रही है, वेंटिलेशन है या नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब कंसेप्ट तो चेंज हो चुका है, आज की डेट में फ्लैट सिस्टम हो गया है, फ्लोर बन गए हैं, ऊपर नीचे लाइट वगैरह नहीं आती है। लेकिन वास्तु का कंसेप्ट ये होता है कि जो बेसिक चीज़ें थी ना, अभी भी वही हैं। घर में सूरज की रोशनी आएगी, सूरज की पावर मिलेगी, धूप आएगी तो कीड़े मकोड़े कम होंगे, ठीक है ना। अब कीड़े मकोड़े नहीं है तो घर में फ्रेशनेस बनी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है ना। अब वास्तु का जो बेसिक आपको मैं बता दूं वो क्या होता है। कहने को तो बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं लोग, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल वही सिंपल सा है। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपके घर में सफाई ढंग से होती है, दीवारों पे प्रॉपर आपने उजला रंग करा रखा है, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई डार्क नीले पीले रंग कराओ। अगर आप नॉर्मल लाइट कलर भी कराते हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नीला होना चाहिए वहाँ पीला होना चाहिए, ठीक है ना। लाइट कलर की आपकी दीवारें होनी चाहिए, घर में सफाई होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए। अगर आपके घर में वेंटिलेशन नहीं है तो कुछ एग्जॉस्ट सिस्टम ऐसा करो कि कहीं ना कहीं से फ्रेश एयर घर के अंदर आए। सर्दियाँ हैं तो थोड़ा एग्जॉस्ट फैन हल्के फुल्के चला के रखो तो ये बनी रहे, और गर्मियों में खिड़की दरवाजे कुछ टाइम के लिए खोल के रखो अपने, ठीक है ना। अगर आपके घर में कुदरत की जो शक्ति हैं, सूरज की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी और फ्रेश एयर, ये तीन चीज़ें भी अगर आपके घर में ढंग से आती हैं, तो आपके घर का वास्तु इतना तंग नहीं करेगा आपको। बाकी बड़े बड़े दावे हैं, यहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ वॉशरूम नहीं होना चाहिए, ये वो सो मेनी थिंग्स ब्ला ब्ला, इतना मैटर नहीं करता, थोड़ा बहुत करता है। घर को साफ रखो, फ्रेश रखो, ठीक है ना। कुदरत की चीज़ें घर में आती रहें। और मैं ये कहता हूँ कि घर की ना, आप 6 महीने में एक बार घर को धो लो पानी से। नॉर्मली झाड़ू लगेगा, पोछा लगेगा, लेकिन अगर हर 6 महीने में भी आप अपने घर में अच्छे से पानी डालकर वॉश करवाते हो, तो भी आपका घर बहुत अच्छा हो जाएगा वास्तु के हिसाब से। क्योंकि कुंडली को देखकर कहा जाता है, और ग्रहों की जो नॉलेज है उस हिसाब से कहा जाता है कि चंद्रमा के थ्रू ही सभी ग्रहों की पावर बढ़ती है, ठीक है ना। अब चंद्रमा का स्रोत क्या है? जल। तो घर में भी अपने फर्श को पानी से धो, ठीक है ना।
चंद्रमा की पावर यहाँ नहीं चाहिए क्या हमको? जब हमारे ग्रहों की ताकत हम नदी में कुछ बहाते हैं या नदी में कुछ अर्पण करते हैं, चंद्रमा की पावर मिलती है, ठीक है ना? चंद्रमा के थ्रू ही हमें बेनिफिट्स मिलती हैं। हमें धरती पर लाया भी चंद्रमा ही है, हमारी माँ, ठीक है ना? पूरा सोर्स ही चंद्रमा है। तो पानी से हर 6 महीने बाद धो दो अपना घर, चंद्रमा की एनर्जी आएगी, बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी देखा जाता है वास्तु में नॉर्थ फेसिंग घर है तो ले लो बिना आग बंद करे, बट मैंने सुना है जैसे साउथ फेसिंग घर भी लोग मतलब लेते ही नहीं है। बट मैंने जाने माने अपने कलाकार हैं अमिताभ बच्चन जी, उनका साउथ फेसिंग घर है, उनकी जिंदगी में इतना स्टारडम है, तो ये साउथ फेसिंग घर की वजह से या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है? देखिए, कहा जाता है कि साउथ ऐसा है, इसको बंद रखो, हैवी रखो, ठीक है? लेकिन हर दिशा के ना 4-4 चरण हैं, ठीक है ना? साउथ में भी चरण हैं। अगर आप साउथ डायरेक्शन का साउथ ईस्ट लेते हैं, ठीक है ना, तो पैसे की कमी नहीं रहेगी, ठीक है ना? ऐसे कई एट्रीब्यूट्स हैं जो शुरू कर दिए तो वो लंबा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। दिशाएं सारी ठीक होती हैं, बस थोड़ा बहुत हमें बैलेंस करके रखना होता है। इतनी परेशानी वाली कोई चीज़ें नहीं होती हैं। अब कई बार क्या होता है, आपका घर अगर नेगेटिव जोन से उसकी एंट्रेंस हो रही है और बाई चांस लोगों को पता ही नहीं होता है, घर जो है ना सेल्फ ऑर्गेनाइज भी होते हैं कई बार। अगर आपने घर में अपने आप ही कुछ चीज़ें ऐसी रख दी जो आपको भी नहीं मालूम कि जो जहाँ होनी चाहिए, अगर वो सब चीज़ें वहाँ आ गई हैं, आपने बेड अपनी जगह पे रख दिया, सोफ़ा कहीं रख दिया, मिरर कहीं लगा दिया, अगर वो सब भी सेल्फ ऑर्गेनाइज हो गई तो आपको वो नेगेटिव एंट्री तंग करेगी नहीं, ठीक है ना? लेकिन हवा बना दिया जाता है, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। अब जिन लोगों के ऊपर बड़े बड़े कर्जे हैं, जिनको बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, अगर पर्सनली उनके घर जाकर देखो तो कई घरों में दिखेगा आपको उनकी एंट्रेंस ठीक है, ठीक है ना? तो इतना कुछ मैटर नहीं करता है, बस कुछ कोणों का हमें ध्यान रखना होता है, वो भी जब दिक्कत आए तभी, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर लगाने की कौन सी दिशा मतलब परफेक्ट मानी जाती है वास्तु? अगेन मैं इसमें बोलूँगा कि मैं सिर्फ ये वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ। आप ये देखो, आपके दादाजी ने मंदिर कैसे लगाया हुआ था, आपकी नानी जी ने, नाना जी ने मंदिर कैसे लगाया हुआ था, ठीक है ना? जितने भी शुभ काम होते हैं ना, वो उस तरफ से होते हैं जहाँ सूरज निकलता है, ठीक है? हमारे हिंदू धर्म में स्पेशली, ठीक है? तो जहाँ से सूरज निकल रहा है वहाँ मंदिर लगाओ, वहाँ मिरर लगाओ, ठीक है ना? वहाँ बैठकर पढ़ो, तो वहाँ से एनर्जी मिलनी स्टार्ट होती है। सूरज निकलता है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है। तो धरती का जो हमारा पार्ट है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, वहाँ सूरज निकल रहा है पूरब दिशा से, ईस्ट से, ठीक है ना? तो ईस्ट से ही सारे शुभ काम शुरू होते हैं, तो आप ईस्ट की तरफ रखो मंदिर अपना। तो अश्विनी जी देखा गया है जी चौराया जी। मेन टॉपिक है हिंदू धर्म का, चौराहे का महत्व क्या है? और कुछ लोग कहते हैं चौराया लांग के नहीं जाना चाहिए, तो चौराहा हर धर्म में है, अच्छा। ठीक है ना? सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है। देखो, जितनी भी शक्तियां हैं ना, सबको अच्छे कामों के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन अब लोग ना अपने फायदे के लिए अच्छे बुरे दोनों काम कर लेते हैं, ठीक है ना? तो चौराहा बेसिकली क्या होता है, देवी देवताओं को कोई भी भोग देना होता है ना, तो वो स्थान चौराहे को माना जाता है, ठीक है? अब आप देवी देवताओं को क्या भोग दोगे? भोग देंगे मतलब किस काम के लिए? कि हमारा अच्छा हो, हमें तरक्की मिले, खुशियाँ बनी रहें, हमारा सबसे प्यार बना रहे, ठीक है? लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, ये तो है ही है, अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, ठीक है ना? लेकिन साथ में क्या हो गया है, बुरे काम शुरू हो चुके हैं। ये मुझे तंग कर रहा है, इसका बैंड बजा दो। ये मुझे ऐसे कर रहा है, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ठीक है ना? ये एक बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये काम होते रहेंगे तो इंसान ही इंसान का दुश्मन बना रहेगा, तरक्की कौन करेगा? एक दूसरे की टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है। अरे वही मेहनत जो है वो अपने ऊपर कर लो, ठीक है ना? तो चौराहे का महत्व ये है कि चौराहा जो है वो देवी देवताओं को भोग देने का स्थान है। अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो अच्छे के लिए दे रहे हैं या बुरे के लिए दे रहे हैं। जैसे देखा जाए चौराहे पे कुछ पड़ा होता है, उस पर गलती से किसी का पैर आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए इंस्टेंट कि उसका रिजल्ट हमारे ऊपर ना आए? हमेशा ना चौराहे पे अगर पैर पड़ेगा तो जरूरी नहीं है कि बुरा ही हो, ठीक है? चौराहे पे अगर पैर पड़ रहा है, अगर अच्छे के लिए किसी ने कोई प्रसाद या कुछ भेंट वहां पर रखी है, तो आपका कभी बुरा नहीं हो सकता,
ठीक है ना, लेकिन बुरे के लिए करा है तो बुरा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, हॉस्पिटल में इलाज होता है, पट्टी बदली जाती है, इंजेक्शन लगता है, वो सारा जो बचा हुआ सामान होता है, पुरानी पट्टियाँ, पुरानी रुई या खून से लगा हुआ कुछ भी, कॉटन वॉटन, वो डस्टबिन में जाता है ना। ठीक है, तो अगर उसके पास आप जाओगे तो आपको स्मेल आएगी, अच्छा नहीं है, हाइजीनिक नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर वहीं पे ही आप बगीचे में जा रहे हो, फूल पौधों के पास घूम रहे हो, लोग जाते हैं अच्छे के लिए, अच्छी फीलिंग आती है, तो वहां जाओगे तो अच्छी फीलिंग ही आएगी ना। तो अगर वहां पर अच्छा सामान पड़ा है तो बुरा नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग बुरे चीजें कर देते हैं, अपना उतारे उतारे करके रख देते हैं, वो टच हो गया तो खराब हो गया। अभी आप डिसाइड तो कर ही नहीं सकते कि वो अच्छा है या बुरा है ना, क्योंकि लड्डू पर, मिठाई पर या किसी चीज पे ये नहीं लिखा मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। ठीक है ना, वो अंदर ही उसके है जो कुछ है। तो अगर गलती से पैर पड़ गया या आप उसको लांग कर चले गए, अगर आपको थोड़ा अनईजीनेस फील हो रहा है, ठीक है, फटाफट वहीं अगल बगल से पानी की बोतल लो, अपना मुंह धो, गायत्री मंत्र बोलो और पानी के छींटे मारो अपने पूरी बॉडी के ऊपर, क्लीन। वेरी सिंपल, इसमें कोई झूठ नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं, कोई लूटने वाले काम नहीं। गायत्री मंत्र बेस्ट। ठीक है ना, पहले मुंह धो लिया, फिर गायत्री मंत्र पढ़कर पानी का छींटा मारा, आप एकदम क्लीन हो, कोई इशू नहीं है। तो जैसे देखा गया है कुछ रास्तों में जैसे वीराना होता है तो वहाँ शमशान घाट पड़ जाता है तो लोग अवॉइड ही करते हैं। तो क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? अगर हमारा ज़रूरी काम है और वही रास्ता है तो हम जा सकते हैं उस पे। देखो, पहले मुझे ये बताओ आप कि इसमें डर जो है वो किससे है, किससे डर है बताओ। भूत प्रेत हो गए, छोटे ठीक है, गए। हाँ, तो असली टॉपिक ना ये है कि भूत प्रेत तंग करते हैं या नहीं करते। ठीक है। ठीक है, आपने ये तो नहीं बोला ना कि गार्डन के पास से जाओ, तो क्योंकि गार्डन में कौन है, कुछ नहीं है। अब शमशान घाट या कब्रिस्तान के बगल से निकलने का बोल रहे हो तो कि वहाँ भूत प्रेत होंगे, आत्माएं होंगी। देखो, हर चीज का एग्जिस्टेंस है, भूत प्रेत भी होते हैं, आत्माएं भी होती हैं, उनकी अलग दुनिया है, हमारी अलग दुनिया है। फर्क सिर्फ इतना है, हमारे पास शरीर है, उनके पास शरीर नहीं है। ठीक है, हमारी स्टेजेस है, हम बच्चे से बड़े हुए, जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए। ठीक है ना, इसी तरीके से उनकी भी स्टेजेस हैं। जब उनकी मुक्ति का टाइम आएगा, मुक्ति मिल जाएगी, तब तक वो घूम रहे हैं। और डरने की, जो डरेगा उसको और डर लगेगा। हर घर का एक इष्ट देव होता है। अगर इष्ट देव किसी को नहीं समझ आ रहा है तो आप समझ लो, जो आपके दादा दादी या घर के जो भी आपके पिताजी बड़े जिनकी भी पूजा करते आए हैं, वही आपके इष्ट देव हैं। अगर आपको कहीं डर लगता है, कहीं आपको कुछ लगता है कि कुछ कंफर्टेबल नहीं है, कुछ नेगेटिव एंटाइटीज कुछ है वहां पर, ठीक है ना, या कुछ ऐसा रास्ता है सुनसान है जहाँ सोच डर लग रहा है जाने से, मतलब, ठीक है ना, आप अपने इष्ट देव का ध्यान करो, जिनके आपके बड़े बूढ़े पूजा करते आए हैं उनका नाम लेते हुए निकल जाओ, सिंपल। ठीक है ना, डरते क्यों, वो भी एक दुनिया, ये भी दुनिया है, वो अपना टाइम काट रहे हैं, बाकी लोग अपना टाइम काट रहे हैं। बाकी दुनिया तो बहुत बड़ी है पर इनमें किन किन प्रकार की आइडेंटिटीज रहती है नेगेटिव जो लोगों को पता भी नहीं है? जरा आप बताना चाहेंगे? मैं ना हर चीज़ को कॉमन लाइफ से जोड़ता हूँ हमेशा। ठीक है, लाइफ में 5 फीट का इंसान भी है, 6 फीट का भी है, 6.5 फीट के भी हैं, 7 के भी होते हैं, पतला भी है, बहुत पतला भी है, मोटा भी होता है, होते हैं ना। इंसानों की भी स्टेजेस हैं, भूतों की भी स्टेजेस होती हैं, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिन है। ठीक है ना, सब अलग अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन हैं सब आत्माएं, आत्माएं है ना सारी की सारी। तो बस आप ये लेकर चलो कि ठीक है, वो भी एक दुनिया है, वो आत्माएं हैं, जब उनका टाइम आएगा वो फ्री हो जाएंगे, हमें उनसे क्या लेना देना, हम क्यों किसी को छेड़ें। अगर आप चाहते हो कि आप घर में आराम से सुकून से बैठे हुए हो और कोई आपको तंग ना करे, तो भैया उनको भी तो उनके घर में रहने दो। वो चाहे पेड़ पे बैठे हैं, चाहे चौराहे पे बैठे हैं, चाहे रास्ते में या कुछ भी कर रहे हैं, उनको उनका वो लाइफ स्पैन कवर करने दो, आप अपना कवर करो। तंत्र मंत्र क्या होता है अश्विनी जी? और हम पता कैसे लगाए किसी पे तंत्र मंत्र हुआ है? या जो चल रहा है आजकल वशीकरण करवा देते हैं लोग, ठीक है, ये करा देते हैं, ठीक तो है, ये क्या सच में होता है? देखो, सब कुछ होता है, सारी विद्याएं हैं। ठीक है, बस लेकिन हर कोई कहता है कि विद्या का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें बदलती हैं, दुरुपयोग हो जाता है। भगवान ने इंसान को बनाया, इंसान ने मारुति कार बनाई,
हवाई जहाज बना लिए, समुद्री जहाज बना लिए, ठीक है ना। तो चीज़ें टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं। हर चीज़ का आविष्कार हुआ था सिर्फ फायदे के लिए। अब मिरर, शीशा, उसका क्या यूज होता है? हम अपना चेहरा देखें, कंघी करें, सुंदर बने, बन ठन के निकलें घर से बाहर, लेकिन वो टूट जाता है। लोग गुस्से में उसको मार भी देते हैं एक दूसरे को, ठीक है, लेकिन वो मारने के लिए तो नहीं बनाया गया ना। मिरर बनाया गया है सिर्फ चेहरा देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, ठीक है ना, कि हम कैसे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से हर चीज़ का ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स हो जाते हैं। नेगेटिव करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होता है, लोग करते हैं, बाद में पछताते हैं। क्योंकि भगवान तो है ना ऊपर, एक परमात्मा बैठा है जो सबका हिसाब करता है। अब लोग तंत्र कर देते हैं, बिना मतलब के लोगों की ज़मीनें हड़प लेते हैं, उनके घरों में उल्टे सीधे टूने टोटके कर देते हैं, ठीक है, हो तो जाएगा। लेकिन जो बिना मतलब के किसी की ज़मीन हड़पता है, किसी का पैसा हड़पता है, झूठ बोलते हैं, षड्यंत्र करते हैं ना, आप देखना सड़क पे भिखारी भी वही बन के भीख मांगते हैं, वो नहीं तो उनके बच्चे, ठीक है। किसी के बारे में इतना बुरा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक नॉलेज की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक जीवन ये भी है ना, आप मंदिर के बाहर देखते हो भीख मांग रहे हैं, सड़कों के किनारे भीख मांग रहे हैं, इंसान तो वो भी है ना, उनके पारिवारिक तो काम नहीं है ये, ठीक है। हो सकता है उसका दादा कोई बहुत अमीर आदमी हो, या उसका डैडी कोई बहुत एक संपन्न इंसान हो, ठीक है, लेकिन वो भीख मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? कर्म। अगर आपने बिना मतलब के किसी के ऊपर तंत्र मंत्र करा, अपने छोटे लालच के लिए किसी का बुरा करा, किसी के पैसे खाए, किसी के घरों में क्लेश करवाए, किसी का किसी भी तरीके से जानबूझ के बुरा करा, तो वही कहीं ना कहीं जाकर भिखारी बनते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो नहीं बनेंगे तो उनके बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं। और जैसे कि पता कैसे लगा किसी पे तंत्र मंत्र हुआ हुआ है या वशीकरण हुआ हुआ है? देखो, तंत्र मंत्र होने का तो ये होता है कि काम रुक रहे हैं, काम नहीं बन रहे, इंसान अच्छी ऊंचाइयों पर था, नीचे आ गया, हेल्थ खराब होती चली जा रही है, ठीक है। देखो, हेल्थ के लिए क्या होता है कि मेडिकल चेकअप होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन एक जो कड़वा सच है ना, वो ये है, तंत्र मंत्र से कोई भी चीज़ खराब करी जा सकती है। हम्म आप मेडिकल जाओगे, वो कोई ना कोई कमी बता देंगे टेस्ट में, लेकिन वो कमी क्यों हुई वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको थोड़ी मालूम है तंत्र मंत्र हो रहा है। तंत्र मंत्र इंसान के अंदर कमियां लाता है, वो कमियां हम मेडिकली ठीक करवाते हैं। जिनकी जल्दी ठीक होगी समझो हट रहा है, जिनकी लंबे टाइम तक दिक्कतें चलती चली जा रही हैं समझो उनका तंत्र नहीं हट रहा है, ठीक है ना। ये निशानियां हैं। इंसान का डाउनफॉल अगर हो रहा है तो उसके ऊपर तंत्र करा हुआ है। आजकल तो बहुत आसानी से हो जाता है, लोग फोटो लेकर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब पर करी जा रही हैं, मारण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई कर दो, उसके बाद तुम्हारे घर परिवार को कौन देखेगा, ठीक है ना। कर्म तो खराब हो रहा है ना। आप मारण करो, तंत्र मंत्र करो, किसी को डाउन करो, दुश्मन को मिटाओ, लेकिन ये देखो ना दुश्मन कोई है क्यों। आधे लोग तो अपनी पर्सनल उसके लिए चले जाते हैं जी, दुश्मन है हमारा, वो अपना काम खराब करते हैं, बाद में डूबते हैं। तो तंत्र मंत्र का इफेक्ट होता है। वशीकरण क्या है? वशीकरण क्या कैसे हो जाए? मतलब कुछ कहते हैं लोग कि कुछ मिला के दे दिया, ये इसके वश में आ गया, तो ये सच में होता है? निखिल जी, अ, सबसे पहला वशीकरण था कृष्ण भगवान के पास। उनका वशीकरण क्या था? सात्विक वशीकरण। आप प्यार से बोलो, हंस के बोलो, कुछ ऐसे काम करो जो सबको पसंद आए। बचपन में कृष्ण भगवान जी ने कितनी अटखेलियां करी, कितनी अच्छी अच्छी अपनी बाल लीलाएं करी, सब गोपियों को पसंद आते थे, पूरे गांव के चहेते थे। अच्छे अच्छे काम करो, सबके साथ हंसी मजाक प्यार से बात करो, ठीक है ना, तो वशीकरण तो वैसे ही हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा आचरण रखो। अगर कोई आपके पास आया है, ठीक है, उसका मजाक मत उड़ाओ, उसकी मदद कर सको तो करो, नहीं तो सीधा बोल दो भैया हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए ये ठीक है और ये गलत है, ठीक है ना। आचरण अच्छा रखो, ये है सात्विक वशीकरण। अब लेकिन जो गड़बड़ वाला वशीकरण है वो ये है कि भैया ये बंदा मेरे को अपना गुलाम चाहिए, फिर वही टूने टोट के उल्टे सीधे काम, तंत्र मंत्र,
कोई अंडा तोड़ रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कहीं बाबाओं के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, तांत्रिक बाबा जो होती हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। आप किसी को अपना गुलाम बनाकर क्या करोगे? ठीक है ना, प्यार से भी तो गुलाम बनाए जा सकते हैं, लेकिन वशीकरण होता है। मेरी नज़र में परिभाषा है कि आप सबके साथ प्यार से रहो, सबके मददगार बनो, आपका वशीकरण हो गया। ठीक है, लेकिन गलत लोगों का वशीकरण जो है वो है तंत्र मंत्र करो, वो होता है और उससे बचना चाहिए। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से बाहर जाकर मिल रहे हो और कोई आपकी बार बार आंखों में देख रहा है या आपके शरीर को बार बार छू रहा है, तो उसे अवॉइड करो, वो वशीकरण है। ठीक है ना, ऐसे लोग अपने गलत इरादों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन आपका जो सवाल था उसका जवाब है कि वशीकरण होता है। और जैसे देखा गया है कि पीपल का जो पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसके आसपास लोग सोते भी नहीं है, मतलब बैठते भी नहीं है। तो वहाँ ऐसा लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। तो कितनी सच्चाई है वहाँ? पीपल का पेड़ ऐसा है जो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देता है। ठीक है, ये ना हमारी कुछ धारणाएं हैं पुरानी। अब मान लो किसी का बच्चा देर रात तक बाहर घूमता है, तो उसको बोल दिया अभी बाहर नहीं घूमना, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है ना, तो डर बैठ गया मन में और वो उसके साथ चलेगा डर के साथ। जब उसके बच्चे होंगे वो उनको भी यही बोलेगा। ठीक है ना, तो मिसकंसेप्शन अंदर बैठ गया, दिमाग में, जहन में बैठ गया जाकर। ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि पीपल के पेड़ के नीचे ही भूत होता है या कुछ इधर उधर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, भूत प्रेत होते हैं, लेकिन जब उनको पर्टिकुलरली किसी पर्पस के लिए बुलाया जाए, वो है हवा में है, हर तरफ है, कहाँ नहीं होंगे। यहाँ ठीक भी है ना, होंगे। कहीं भी होते हैं, हर जगह होते हैं, यहाँ भी होंगे आसपास, लेकिन उनको देखने का और बुलाने का तरीका होता है। ठीक है ना, अब हम यहाँ आए हैं पॉडकास्ट के लिए, तो अभी भूत तो मैंने पकड़ना नहीं है अगर कोई। ठीक है ना, लेकिन हर जगह होते हैं। तो लेकिन अवॉइड करने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, लोग कहते हैं रात को बाहर रहेगा, इधर उधर घूमेगा, कोई असामाजिक तत्व मिल जाएंगे तो डरा दो और अंदर बिठा दो। देखिए, बहुत क्वेश्चन तो बढ़ते रहेंगे, सवाल जवाब तो होते रहेंगे, लेकिन जिस काम के लिए आप आए हैं, तंत्र मंत्र वगैरह, ये तो चलो है, बहुत बहुत सारी चीज़ें आपने जो बताई, वो तो बहुत वास्ट टॉपिक हो जाएगा। लेकिन हम कुछ जनरल रेमेडीज या कुछ जनरल, आपकी जो नॉलेज है, आपको अकल्ट में इतने साल हो गए, 20 साल से ये एस्ट्रोलॉजर है, इनका बहुत नाम है, इन पे आज आज ही टाइम मिला है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी रेमेडीज मिले या कुछ ऐसा ज्ञान मिले जिनसे उनका जीवन सफल हो जाए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे पॉडकास्ट का। ठीक है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मेरे जहन में अभी आ रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर वो आप प्रैक्टिस करें तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये एक दो बार करने से नहीं होता। जैसे बोल देते हैं आप 10 बार ये बोल दो ये हो जाएगा, 15 बार ये बोल दो ये हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगता है, इन चीज़ों को अपने साथ जोड़ना होता है। ठीक है, इन रेमेडीज़ को प्यार से करना होता है और इनके साथ सामंजस्य बिठाना होता है, तब रेमेडीज़ काम करती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, अब इनमें ना कुछ लाल किताब के उपाय भी हैं जो ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, अगर आपके घर के अगल बगल कोई ऐसी माता हैं जिनके पतिदेव नहीं हैं, ठीक है, तो उनका आशीर्वाद आपके लिए अमृत है, क्योंकि लाल किताब का ये उपाय है। कोई ऐसी बुजुर्ग महिला जिनके पतिदेव नहीं हैं, अगर आप उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी लाइफ में तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये नहीं कि आप फॉर्मेलिटी के लिए एक बार गए पैर छू कर आ गए। जब कभी भी मिलें उनके पैर छुओ, नहीं तो उनको प्रणाम करो, नमस्कार करो, लेकिन उनसे एक अच्छा तालमेल बना के रखो, आपको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए कोई, हम्म, इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, बाहर से इंडिया आना चाहते हो, ठीक है, एतवार के दिन, संडे के दिन, दिन में कभी भी अपने घर का फर्श पे पोछा लगाओ, बैठ जाओ ज़मीन पर, सामने एक कटोरा रखो और थोड़ा सा जल एक लोटे में रखो। साफ सुथरा लोटा होना चाहिए, मंदिर का लोटा ले लो आप। हाथ में आपने जल लिया, अपनी इच्छा बोली, और जो आपके इष्ट देव हैं, इष्ट देव मतलब जिनका घर में आपके पूजा पाठ काफ़ी सालों से होता आ रहा है, उनका नाम लेकर अपना विश बोलकर जमीन पर वो जल छोड़ दो। डोंगे में जो बर्तन होगा उसमें जल छोड़ दो। ठीक है, लेकिन इस वक्त कोई आपको अगल बगल टोकने वाला ना हो आपको।
अगर कर रहे हो घर में किसी को बोल दो भैया मेरे को कुछ देर बुलाना मत, कोई टोके ना बीच में। हाथ में जल लिया, अपना विश बोला, इष्ट देव का नाम लिया, जल कर दिया। ऐसे आपने 21 बार रोज करना है और ये कम से कम 1 महीना होना चाहिए, 1-2 दिन करने से नहीं होगा। अब महीना 30 दिन 31 दिन वो नहीं देखना है, 30 दिन की एक एवरेज लेकर चलो। ठीक है, आपको वो सब होता नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपकी कोई भी विश फुलफिलमेंट का। लेकिन इसमें एक ध्यान आपको और क्या रखना है कि जो भी आप बोलोगे उसमें कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होना चाहिए, हिंदी में ही बोलोगे, सारे शब्द हिंदी के होने चाहिए। हम हिंदू हैं, हमारे देवी देवता हिंदू हैं, ठीक है ना, हमें उनको हिंदी भाषा में ही उनसे बात करनी है। ठीक है, और बेसिक चीज़ों में अगर आप आते हो, हम्म, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, कोशिश करो कोई मिठाई का टुकड़ा आपके पास होना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो थोड़ी सी चीनी 2-3 चुटकी एक पुड़िया में बनाकर रख लो अपनी जेब में। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको चींटियाँ दिखें या पार्क के किनारे ऐसे ही कहीं भी, क्योंकि वहाँ अपने आप चींटियाँ आ जाती हैं मीठा डालने से ही। अब जो पार्क आया, कोई पेड़ पौधा साफ सुथरा सा आया, वहां पर वो पुड़िया खोल के डाल दो और जिस काम से आप जा रहे हो अपना वो विश बोल के जाओ। धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे मेरे कोई दुकानदार भाई हैं, वो रोज अपनी दुकान पर जाते हैं और अगर वो इसको कर लेते हैं डेली कि मेरा काम धंधा बहुत अच्छा चले, मेरी दुकान का सारा माल जल्दी से बिक जाया करे और मेरी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहे, ये बोलकर आप डालकर अपनी दुकान पर जाओ, कुछ दिनों में आप देखोगे कि आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो भी ग्राहक आ रहा है वो सामान कुछ ना कुछ खरीद कर ही जा रहा है। कई बार होता है कि ग्राहक चला जाता है वापस। अब इसमें वास्तु के भी कंसेप्ट हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें यही हैं वैदिक। ठीक है, आप डालो कोई मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी सी चीनी डालो और बोलते हुए जाओ, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जनरली जो मैंने देखा है, लोग किसी की फोटो पे कुछ रख देते हैं या कुछ कर देते हैं, ये हमें सड़क पे भी दिखता है या कहीं आसपास वीराने जगह पे भी दिखता है, तो वो टोने टोटके अगर हो जाते हैं तो वो कैसे हटाए? निखिल जी, फोटो के ऊपर तंत्र मंत्र टूने टोटके करने का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत पुराना है और बहुत कॉमन है, क्योंकि फोटो कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाती है इंसान की। डीपी सोशल मीडिया कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं सब लोग। ठीक है ना, अगर किसी को लगता है कि मेरी फोटो के ऊपर कोई टूना टोटका करा हुआ है या कोई बंधन करा हुआ है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है। आप हर 6 या 7 महीने के बाद अपनी पर्सनैलिटी में थोड़े चेंजेस लाओ। देखो, पहले के टाइम में आप देखो कि हमारे पहले के जो स्टार्स थे उनके लुक सेम होते थे हमेशा। ठीक है ना, और अब जो हमारे स्टार्स हैं इनके लुक हर मूवी में चेंज होते हैं। आप उनकी इनकम देखो और अब की इनकम देखो, उनकी फ्लरिशमेंट देखो और अब की फ्लरिशमेंट देखो। ठीक है ना, इसी तरीके से फोटो के ऊपर जो टूना टोटका करा जाता है वो पर्टिकुलर उस फेस के ऊपर छोड़ा जाता है। ठीक है, और आपने अगर अपना फेस चेंज कर लिया, ठीक है, तो जो नेगेटिविटी आपके फोटो के ऊपर आ रही थी उसको फेस मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, वो एंटाइटी ब्लॉक हो जाएगी, खड़ी रहेगी, आपको तंग कर ही नहीं सकती। और अगर इसका और भी अच्छा सा आपको सॉल्यूशन चाहिए, फिर भैया हमारे ऑफिस में आकर मिलो। ठीक है ना, क्योंकि कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हम नहीं बता सकते पॉडकास्ट में। वो जो लोगों के फायदे का बता रहा हूँ उनके दुश्मन भी वही करने लग जाएंगे, फिर प्रॉब्लम वहीं खड़ी हो जाएगी। तो अगर किसी की फोटो के ऊपर कोई मारन टूना टोटका कुछ हुआ पड़ा है, किसी को लगता है कि हो रखा है, तो भैया ऑफिस में मिल लेना, ऐसा इलाज हो जाएगा कि दोबारा कोई मुड़ के नहीं देखेगा। और बाकी एक क्वेश्चन और था जो मेरा छोटा क्वेश्चन रहेगा, कि व्यापार वृद्धि में धन कमाई कैसे बड़ी जा सकती है, देख कैसे बढ़ाए? देखो, व्यापार वृद्धि के लिए ना पक्षियों को और जो भी जीव जंतु आपके आसपास हैं उन सबकी फीडिंग स्टार्ट करो। ठीक है, पार्क में जाते हो तो गिलहरियों को कुछ खिला दो, बिस्किट दे दो। वो येलो कलर की एक पापड़ी सी आती है नमकीन, वो गिलहरी को खिलाओ। और पार्कों में आप देखोगे कहीं ना कहीं चूहों के बिल बने होते हैं, वहाँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा मीठा डाल दो, एक लड्डू लो, लड्डू तोड़ के थोड़ा थोड़ा बिखेर दो वहाँ पर। ठीक है ना, ये तो एक हफ्ते में ही आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, आपकी सेल बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा खुश रहना अच्छे से शुरू हो जाओगे। आप लोग ज़्यादा खुश रहोगे, लोग आकर नए नए लोग जुड़ेंगे आपसे।
ठीक है साथियों, इस सफ़र को अभी अलविदा करते हैं। तो बाकी जिसको भी कोई दिक्कत लगे, अश्विनी जी हमारे साथ ही है। इनकी शॉप का एड्रेस आप बता दीजिए, आप खुद ही बता दीजिए, मैं क्या ही बताऊँगा। भैया हमारा जो ऑफिस है वो है वेस्ट पटेल नगर में, शादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास, मेन रोड पर, मेट्रो पिलर नंबर 226। और फ़ोन नंबर हमारा है 9871128451। वो आपको हमारे लिंक में भी मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में दोबारा आपको मिलेंगे और नई जानकारी के साथ, जो आशा करते हैं आपके जीवन में और आपको तरक्की देगी और सुरक्षा देगी। नमस्कार। नमस्कार।